Assalamu alaikum ji. I hope all of you are doing well. Welcome to the free demo class of 24th session of Road to CSS with Kashif Zahoor. English essay and Pressy का जी ये बैच है. Before we start, short introduction of myself. I am Kashif Zahoor ji, and I have been allocated to Inland Revenue Service (FBR) as Assistant Commissioner CSS 2023. I got 79th position, and I welcome you all to this demo class. And inshallah ta'ala, it would be very different from the demo classes that you have previously attended, और आपको इसका फायदा होगा. And I will be giving my sincere efforts to make sure कि आप लोग कुछ ना कुछ gain करके जाएं. So हम start करते हैं जी. I will be taking your questions as well. I will not go anywhere unless all of your queries are answered. सो इट वुड बी वेरी प्रोडक्टिव, एंड जिस तरह से एक इंटरेक्टिव सेशन होता है हम उसी तरह से जो है वो उसको लेकर जाएंगे. सो आई एम टू टाइम्स CSS क्वालिफायर जी, 2021 एंड 2023, एंड आई हैव रिटन मोर देन 50 फुल लेंथ एसेज ड्यूरिंग माय होल CSS जर्नी. 2021 में आई गॉट 42 मार्क्स, एंड 2023 में आई गॉट 45 मार्क्स. इसकी सारी जो मिथ्स हैं, जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे. 50 एसेस ड्यूरिंग माई CSS जर्नी मीन्स लाइक जो 2019 से जर्नी स्टार्ट होती है टिल 2023, उसमें जितने भी मॉक एग्जाम्स होते हैं, लाइक नॉट इन वन, मतलब टू वन मेंटोर, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो आई हैव रिटन मोर देन 50 एसेस, जिसकी वजह से मैं क्लेम करता हूं कि आई हैव अडॉप्टेड मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व एन इंग्लिश ऐसे. और हम इसको प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह ताला. आपको इसका जो है वो फायदा होगा. ठीक है. जो हमारा सेशन होगा उसमें मेरे अपने एसेस जो है वो भी शेयर होंगे, हाउ आई अटेम्प्टेड, और किस तरह से जो है वो चीज़ें आपके लिए आसान की जाएंगी. इस सारे सेशन में हम उस अप्रोच को जो है वो देखेंगे. उसके अलावा ये है कि जी इस सेशन में हम इंग्लिश एसे प्लस प्रेसी. ठीक है. आई नो के CSS के एस्पायरेंट्स भी हैं इसमें, KPPMS, उसके अलावा सिंध CCE हो गया, बलोचिस्तान PCS, एंड पंजाब PMS, और उसके अलावा जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन जो है जी वो फुल एक बेहतरीन तरीके से आपको कराई जाएगी विद फुल सिंसेरिटी, और बिल्कुल एक प्रैक्टिकल, जिस तरह एक स्कूल के स्टूडेंट को लेकर जाया जाता है. सेशन की जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है. लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू. अक्सर बच्चे सवाल कर रहे होते हैं हमसे कि सर, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल के सॉरी, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम 1 मंथ में जो है वो इंग्लिश एसे और प्रेसी जो है वो लिखना सीख लें? तो मार्क माई वर्ड्स, दिस इज ओवर 24th सेशन, यानी 2 साल हमें होने वाले हैं या हो गए हैं. 1 मंथ का ही सेशन होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक एक सेंटेंस जो है वो लिखना सिखाया जाता है. ठीक है. और इस तरह से नहीं है कि ये कोई एडवांस लेवल पे होता है. बिल्कुल बेसिक लेवल पे, इफ यू नो हाउ टू राइट अ सेंटेंस, अगर आप एक सेंटेंस को सही तरह से बना सकते हैं, इट इज मोर देन एनफ फॉर मी. बाकी जो है वो मेरा अपना काम है. इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो फुल प्रैक्टिस जो है वो ऐसे की कराएंगे. बिकॉज आई टेल यू पीपल के हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं लाइक स्टार्ट में कि सर हमने जिंदगी में जो है वो एक पैराग्राफ नहीं लिखा, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन या उससे भी पहले, बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द सेशन दे आर एबल टू राइट अ फुल फ्लेज ऐसे. ठीक है. अगर इसमें कोई डाउट है, यू कैन सी ओवर लाइक सोशल मीडिया पेजेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह. बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो है वो फीडबैक होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड देयर. सो उसका फायदा ये होता है कि आने वालों के लिए जो है वो एक सिंसियर चीज आपके सामने जो है वो आई जाए, क्योंकि देयर आर मैनी मेंटोर्स जो कि जो है वो ये सारी चीजें दे रहे हैं. सो मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है, इट शुड बी वैल्यूएबल टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने किस जगह पे जो है वो जाना है. 1 मंथ से मुराद ये है कि 1 मंथ इज मोर देन एनफ. ठीक है. आप फुल फ्लेज ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे, प्रेसी लिखने के काबिल हो जाएंगे, दोनों पेपर्स. बट रिमेंबर वन थिंग, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट हो, हमें नहीं होता, हर कोई कहता है कि सर अगर ना हो सका, सो उसका आंसर ये है कि आपने एक दफा हमारे साथ इनरोल कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर ली है,
उसके बाद यू आर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल यूर एग्जाम्स। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आते, यू आर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बैच क्या, दो क्या, तीन क्या, जितने मर्जी बैचेस में आप बैठना चाहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बिकॉज वी ओन यू पीपल। कोई मसला आता है टिल एग्जाम्स, इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस हवाले से आप लोग बेगम रहें। क्लास की जो हमारी टाइमिंग्स हैं जी, 7 PM से 8:30। अच्छा, ये फिक्स्ड नहीं है, ये एडजस्टेबल है। अब एडजस्टेबल इन द सेंस ये है कि आज हमारी डेमो क्लास है। तो जो बच्चे जिन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, या जो इसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सो हमारी जो फर्स्ट रेगुलर क्लास होनी है, उसके अंदर जो है वो हम क्लास की टाइमिंग्स भी डिसाइड कर लेंगे कि मेजॉरिटी को कौन सी टाइमिंग सूट करती है। 7 करती है, 8:30 करती है, 7:30 करती है, वट एवर इट वुड बी, आई विल बी मोर देन कंफर्टेबल विद दैट। दोनों सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं जी, इंग्लिश एसए एंड इंग्लिश प्रेसी, ठीक है, फॉर CSS PMS जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं। सेशन की जो फीस है जी, 8,000 है। आई नो देयर आर अकेडमीज जो कि 50-50 हज़ार भी ले रही हैं। मुझे भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपकी फीस बहुत कम है, ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा बच्चे आएँ। सो इसका मकसद ये होता है कि एक सिंसेरिटी के साथ जो चीज़ है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, स्पेशली टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, साउथ पंजाब, इस तरफ के इलाकों की तरफ, ताकि आप लोग भी उसी तरह से कंपटीशन में बैठ सके जिस तरह बाकी बैठते हैं। एंड इंशाल्लाह ताला एसए और प्रेसी के हवाले से यू विल बी बेटर देन दोस्त, क्योंकि हमारे पास उन अकेडमी से भी स्टूडेंट्स आते हैं लाइक जो 50-50 हज़ार ले रहे होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे से कि सर ज़ाया ही किए हैं और कुछ नहीं किए। सो इंशाल्लाह ताला यहाँ आपको फ़ायदा होगा और यू विल बी प्राउड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ वन थिंग। हमें क्या चीज दूसरों से डिफरेंट बनाती है जी, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली इवेलुएशन, डेली चेकिंग। चेकिंग मैं खुद करूंगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, जो कुछ आपको रोज पढ़ाया जाएगा, लाइक यू विल बी ट्रीटेड एज अ स्कूल स्टूडेंट, जिस तरह स्कूल में बच्चों को ट्रीट किया जाता है। मैंने अगर आपको आज एक चीज पढ़ाई है, वो आपको टेस्ट मिलेगी, ठीक है, आपने कल 12 बजे तक वो चीज मुझे सबमिट करवानी होगी। बेशक आज रात को करवा सकते हैं, कल 12 बजे तक, और पूरा महीना ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता है। फिर अगली क्लास यानी कल की जो क्लास होगी फॉर एग्जांपल 7 बजे की, उससे पहले मैंने वो चीज़ आपको चेक करके देनी है। कहीं ऐसा नहीं होता, बट आई मेक श्योर कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। इसका फायदा ये होता है कि जब मैं पढ़ाने बैठूं तो आई शुड नो कि मेरा या मेरी कौन सी स्टूडेंट जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है या कर रही है। सो ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं जितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, जितनी भी एफर्ट डाल लूँ, जब तक वो चीज़ आप अपने हाथों से पेपर पर नहीं लिखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। सो वो चीज़ जो है यहाँ हम प्रैक्टिस कराएंगे जी आपको। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो सरजनिश भी होगी। सरजनिश से मुराद ये है कि आपको रिमाइंड कराया जाएगा कि आपकी असाइनमेंट पेंडिंग है, सो यू आर सपोज टू सेंड इट। ये हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स दे आर एविडेंट ऑफ दीज थिंग्स, कि अगर असाइनमेंट नहीं जमा कराते तो उनसे पूछा जाता है। सो ये हमारे सेशन की जी डिटेल्स हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स के, सारी बातें आपको हवाई ना लगे कि सर हर कोई यही कहता है। सो बी वेरी क्लियर, मैं जो बात करूंगा प्योर जेन्युइन बात, जिसको एक देसी स्टाइल कहते हैं। सो कोई इधर उधर का कोई क्या नाम है सुर्खी पाउडर लगा के कोई ऐसी बात नहीं होगी। प्योर एंड जिस तरह सिंपल चीजें हैं उसी तरह ही हम डिस्कस करेंगे, विदाउट एनी एग्जेजरेशन या कोई चीज बढ़ा चढ़ा के पेश करने के। ये हमारी जी डेली राइटिंग प्रैक्टिस और इवेलुएशन के थोड़े से हमने आपके सामने जो है ये रखे हैं, लाइक ये हमारे ही स्टूडेंट्स के हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आउटलाइन पढ़ाई है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू राइट ऑन दैट। उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको कोई चीज कराई है, सो आप उसी तरह उसकी असाइनमेंट लिखेंगे, मुझे सबमिट करवाएंगे। और ये सारा कुछ मैं खुद चेक करता हूँ, और ऐसा नहीं होता कि बस असाइनमेंट आई और टिक क्रॉस करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी असाइनमेंट में देखी जाती है। अगर आपने अच्छा लिखा है तो यस, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज कोई गलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फुल स्टॉप की, तो आपकी फुल स्टॉप की गलती तक को भी जो है वो मेंशन किया जाता है, ताकि आप लोग पेपर में जाके ये गलतियां ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फुल स्टॉप क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, ईच एंड एवरीथिंग। और जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। सो इस तरह से जो है वो हम लेकर चलेंगे, एंड इट इज नॉट वन टाइम। पूरा महीना जो है आप इसी एक्सरसाइज से जो है वो गो थ्रू करेंगे, और आपको इसका जो फायदा है वो एट द एंड ऑफ द सेशन नजर आएगा, जब आप फुल फ्लेज एसे लिखने के काबिल हो जाएंगे।
और ये सारे टॉपिक्स, हाँ अक्सर सवाल करते हैं स्टूडेंट्स कि सर जी हमें नोट्स मिलेंगे टॉपिक्स के। सो मार्क माय वर्ड्स कि हर टॉपिक जो है वो हम क्लास में कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लोबलाइजेशन है, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नेट से कोई चीज उठा के आपको फॉरवर्ड कर दूं और अपनी जान छुड़ा लूं, नो। ग्लोबलाइजेशन है, जिस अंदाज से मैंने अपनी प्रेपरेशन में किया है इसी तरह प्योर मैथमेटिकल टेक्निक में आपको एक एक टॉपिक जो है वो कराया जाएगा। चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, डेमोक्रेसी हो, जेंडर हो, गुड गवर्नेंस हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, वर्ल्ड ऑर्डर हो, ये सारे टॉपिक्स जो 14-15 टॉपिक्स हर साल तकरीबन रिपीट हो रहे होते हैं वो हम क्लासों में करेंगे। और वो मैं सारे टॉपिक्स खुद कराऊंगा, लाइक जिस तरह एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है उसी तरह प्योर मैथमेटिकल टेक्निक से। अभी हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि क्या मैथमेटिकल टेक्निक है, एंड यू विल सी द डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह। कि लाइक ये नहीं होगा कि अक्सर मैं देख के आया हूँ, क्योंकि मैं भी पूरा पाकिस्तान फिर के आया था जब ऐसे वगैरह हम लोगों ने तैयार किया था। तो स्टे रेस्ट अश्योर्ड कि आपको कोई चीज, कोई रट्टे वाली चीज नहीं कराई जाएगी कि इसको रट्टा लगा लें और जाके ये इंट्रोडक्शन लिख लें। एब्सोल्युटली नॉट। इंग्लिश ऐसे ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। ये सारा कुछ आगे हम देखते हैं, ये सिर्फ एक आपको मैंने एग्जाम्पल दी है। सिमिलरली अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, अक्सर आवाम को तो इंट्रोडक्शन का और आम पैराग्राफ का फर्क ही पता नहीं होता। ठीक है, वो जिस तरह उनको वो कहते हैं कि रट्टा लगा के लिख लें, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आप उसको लिखते हैं, मुझे सबमिट करवाते हैं, और इस मतलब केयरफुल तरीके से जो है वो आपकी ये डेली असाइनमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपके जो मॉक एग्जाम्स होते हैं वो सारा कुछ हम लेते हैं, वो भी आगे आपको डिटेल्स जो है वो मैं बताऊंगा। सो ये डेली राइटिंग प्रैक्टिस का ये फायदा होता है। जो मिस्टेक्स हैं वो जब हाईलाइट हो जाती हैं, उसके अलावा जो अच्छा काम है वो अप्रिशिएट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेट रहते हैं, वो लिखते हैं। बिकॉज अब इसमें ये तो नहीं है कि हम आपको कहें कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका नुकसान ये है कि पेपर में आप पास नहीं हो सकते। अगर हम बिल्कुल आपको चीजें मुश्किल कर दें, वो चीज भी अच्छी नहीं है, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द सीएसपीस जो है वो कर रहे हैं। उनका मकसद ये होता है कि चीजें जो है ना हमने किसी ऐसे तरीके से की हैं, लाइक इट शुड फील कि हम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, जो प्रेपरेशन आपकी है वही प्रेपरेशन हमारी होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जरा दीवार के इस तरफ आ गए हैं, आप अभी इस तरफ हैं। और इसमें हमारा भी कोई क्रेडिट नहीं है, टू बी मोर क्लियर। ठीक है, ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें ये यू जस्ट नीड टू गिव योर 100% एंड दैट्स इट। उसके अलावा आपकी जो तकदीर है, जो लक है, दैट आल्सो मैटर्स द मोस्ट। अगर कोई कहता है ऐसा नहीं है तो वो झूठ बोलता है, सीधी सी बात है। एक ये चीज हो गई, ये डेली राइटिंग प्रैक्टिस की है। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है, उसको कैसे लिखना है, और प्योर मैथमेटिकल मैं आपको सेंटेंस गिन के बताऊंगा और सेंटेंस गिनवाऊंगा। सो आपने उसी मैथमेटिक्स को फॉलो करना है कि पहले में क्या आना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आपका पैराग्राफ 6 से 8 सेंटेंस का हो, सिर्फ मैं ये कह के चुप नहीं हो जाऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहला सेंटेंस कैसे लिखना है, दूसरा कैसे, तीसरा कैसे, ताकि फिर दुनिया जहान का जो ऐसे आ जाए, जिस भी आर्ग्यूमेंट पे आपको पैराग्राफ लिखना पड़े, यू शुड बी एबल टू राइट अ फुल फ्लेज पैराग्राफ ऑन दैट। ठीक है, और बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी किताबों को रट्टा लगाए या न्यूज़पेपर्स को रट्टा लगाए। सो इंशाल्लाह ताला हम चीज़ों को इस अंदाज से जो है वो लेकर चलेंगे। उसके अलावा जी ये प्रेसी की एग्जांपल है, प्रेसी भी आपको पढ़ाई जाएगी, एंड दैट टू विथ प्योर मैथमेटिकल टेक्निक। ये नहीं है कि लाइनें काट दें, ये कर दें, वो कर दें, एब्सोल्युटली नॉट। जो कुछ जो है वो आपको, जिस तरह आप 1 2 3 4 5 6 करते हैं कैलकुलेशंस, इसी तरह आप इंग्लिश एसे एंड प्रेसी जो है वो लिखना सीखेंगे। और ये चीज़ जो है अगर आपने देखनी है, हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हर महीने जो है उनका फीडबैक जो है वो हम सोशल मीडिया पेजेस पे लगाते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हमारे सेशन में भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे किसी की कोई शिकायत वाला फीडबैक जो है वो नहीं आया। मूव ऑन करते हैं जी, टॉकिंग अबाउट सीएसएस या पीएमएस। 1200 नंबर का एग्जाम्स होता है जी ये। ठीक है, 1200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा आइडिया होगा। कंपलसरी से मुराद ये है कि ये हर बच्चे ने देने हैं। ऑप्शनल्स आपकी चॉइस होती है कि 30-40 सब्जेक्ट्स में से कोई से 600 मार्क्स के आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं। कंपलसरी की बात करें तो उसमें 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश एसे का, और 100 नंबर का पेपर होता है आपका इंग्लिश प्रेसी का।
एंड बिलीव मी, हाईएस्ट फेलिंग रेशो जो है वो आपके इंग्लिश एसए के पेपर की है। 97 to 98% स्टूडेंट्स फेल ओनली इन इंग्लिश एसए पेपर। हमारा क्या होता है, हम सारा साल लगे होते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जब आपको टेक्निक ही नहीं आनी कि उसको पेपर पे कैसे लिखना है, उसका कोई फायदा नहीं है। जरा खुद सोचें। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल, मैं आपको कह रहा हूं कि प्योर देसी जेन्युइन बातें होंगी, कोई एग्जेजरेशन की बात नहीं होगी। 98% बच्चा फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 20,000 बच्चा अगर पेपर में अपेयर हुआ है, ठीक है, इससे मुराद ये है कि 19,000 बच्चा फेल होगा, बल्कि 19,500 बच्चा फेल होगा, सिर्फ 500 बच्चा पास हो रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि 20,000 में से जो ये 19,500 बच्चा है, क्या ये बगैर तैयारी के पेपर में जाता है? हरगिज नहीं। सारे सारे सालों की मेहनत होती है, मतलब सब के सब पढ़ के पेपर में जाते हैं। देन वाई ओनली 2% पास? या सिर्फ 500 बच्चा ये एग्जाम क्यों क्लियर करता है, या इंग्लिश ऐसे का पेपर क्यों क्लियर करता है, बाकी क्यों फेल करते हैं? क्योंकि टेक्निक का नहीं पता। हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, आई विल बी वेरी ओपन टू यू, ठीक है, हमारा ट्रेंड ये चल रहा है कि जिसने भी एकेडमी खोली हुई है सारा कुछ, वो कहते हैं कि हम जरा दूसरों से डिफरेंट हो जाएं, चाहे बच्चों का फायदा हो या ना हो। मैं खुद जानता हूँ, जाहिर सी बात है, जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था, लाहौर में एक मैडम थी, उनको मैंने कहा कि जी मेरा 2021 का ऐसे मेरी इस टेक्निक से पास है। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप मेरी टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। एंड हुआ क्या कि मैंने उनकी टेक्निक पास नहीं की, यानी कि फॉलो नहीं की, अपनी की। मैं जो है आई क्लियर्ड, और उनके अपने स्टूडेंट्स काफी सारे जो हैं वो रह गए थे। सो ये मसले भी जो है वो चल रहे हैं कि इन ट्राइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्टूडेंट्स का जो है वो नुकसान होता है। सो आपने इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना। अब उसका इशू क्या है? उनको रट्टा कराया जाता है, फलानी किताब पढ़ लें, इतनी मुश्किल इंग्लिश लिख लें, ये कर लें, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, बला बला बड़ी कहानियां बताई जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को देखेंगे, सिंपल सिंपल लोग जो है वो ये चीजें जो है वो क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अभी हम सारा देखेंगे कि क्यों फेल होते हैं, क्या सारा कुछ है। ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड, ठीक है। सो उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं जी। व्हाट इज द रीजन ऑफ फेल्यूर इन इंग्लिश एसे? अब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बात हम कर रहे हैं जो एफपीएससी की रिपोर्ट है, ठीक है। एफपीएससी मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, सीएसएस का एग्जाम वही लेता है, बाकी जो पीएमएस है वो आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, केपी हो गया। वो क्या रीजंस बताते हैं, हमने उन्हीं चीजों पे काम करना है, ना कि हमने टफ इंग्लिश पे काम करना है, या कोई मतलब बड़ी कोई फ्लॉवरी इंग्लिश पे काम करना है, हरगिज नहीं। जो सबसे पहली चीज जो वो बताते हैं, काइंडली जरा ये अवॉइड करें, ये जो आप लिख रहे हैं जी, ये एडमिन जो है जरा इनको देखें, या तो रिमूव कर दें इनको, और इसको जो है वो हटाएं। सबसे जो पहली चीज है जो एग्जामिनर बताता है वो है फॉल्टी स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जामिनर ये बताता है कि फॉल्टी स्ट्रक्चर इज द मेन रीजन जिसकी वजह से जो है बच्चे फेल होते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे हम सारी डिबेट जो है वो आज करेंगे। मतलब आपने अपने एसे को लिखना कैसे है पेपर पे, आउटलाइन है वो कैसे लिखनी है, पहले लिखनी है बाद में लिखनी है, उसमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन है, वो कितने सेंटेंस का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके पहले 3 सेंटेंस में क्या आना है, अगले 3 में। सो ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ मैटर करता है। बॉडी पैराग्राफ्स हैं, कितने होने चाहिए, हर बॉडी पैराग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका कंक्लूजन है वो कैसे लिखा जाता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर योर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पहली रीजन है। एग्जामिनर कहता है कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, क्योंकि बच्चों को जो सिखाया जाता है कि शायद सीएसएस का जो एग्जाम है ये कोई मुश्किल इंग्लिश का एग्जाम है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ करेक्ट इंग्लिश, सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश, ये हम सारा कुछ आगे डिस्कस करते हैं। इस चीज पे आपने फोकस करना है, हम अभी इस चीज को खुद भी देखेंगे। दूसरी चीज जो एग्जामिनर बताते हैं कि बच्चे फेल होते हैं,
दे डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? सवाल आया हुआ है, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल सवाल है। बच्चे देखते हैं जी यूनिवर्सिटीज, वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन लिखना शुरू कर देते हैं। भाई आपसे सवाल आया है वुमेन यूनिवर्सिटीज, तो आपने खवातीन की यूनिवर्सिटी किस तरह तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकती हैं, वो बात आपने करनी है। नॉट इवन को एजुकेशन, सिर्फ वुमेन यूनिवर्सिटीज वो सोसाइटी में कैसे तब्दीली लेकर आ सकती हैं, आपने वो सारी डिबेट करनी है। बच्चे क्या करते हैं, वो एजुकेशन का टॉपिक रट्टा लगाया होता है और वो कहते हैं किसी तरह हमारा जो रट्टा लगाई हुई चीज है वो एडजस्ट हो जाए, और उस एडजस्टमेंट के चक्कर में दे फेल देयर एसे। इंग्लिश एसे में रट्टा एक सेंटेंस का भी नहीं है, बिलीव मी। ना हम ऐसी कोई रट्टे वाली चीज जो है वो देखेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं जी। तीसरी चीज जो एग्जामिनर बताता है, इररेलीवेंट एंड रिपीटेड कंटेंट। ये सबसे बड़ी वजह है जी ऐसे फेल होने की। अब मेरे पास भी बच्चे कहते हैं सर, ज्वाइन करने से पहले, आप में से अक्सर ने अभी भी अपनी बातें जो हैं वो शेयर की होती हैं, सर हम लोग 25 सफ़ों का ऐसे लिखते हैं लेकिन हम लोग फेल हो जाते हैं। अब उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे सवाल आया है, इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। बच्चे क्या करते हैं, 2 से 3 इश्यूज लिखते हैं डेमोक्रेसी के, और उसके बाद कोई 10-11 जो है वो रिकमेंडेशंस लिख लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि दे फेल द एससी। वजह क्या है? कि पूछा क्या गया है, इश्यूज पूछे गए हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन इश्यूज। ये नहीं है कि जो चीज पूछी नहीं गई आपका सारा फोकस उस पे हो, जो पूछा गया है मैक्सिमम वही लिखना है। देयर आर मैनी टीचर्स वो कहते हैं जी रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशंस, एब्सोल्युटली नॉट। जिस चीज के बारे में पूछा गया है जस्ट फोकस ऑन दैट, नंबर उसी के आपको मिलने हैं। अगर एग्जामिनर को रिकमेंडेशन से गर्ज होती तो वो कह देता कि आप रिकमेंडेशंस को लिखें। अगर ज्यादा भी जरूरत है, बड़ा आपका दिल कर रहा है, यू आर द स्टेट, मतलब क्या कह ले, रियासत के हमदर्द हैं, तो एक पैराग्राफ इज मोर देन एनफ फॉर द रिकमेंडेशंस, अगर पूछा नहीं गया। ठीक है, सवाल होता है इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चे शुरू करते हैं जी पाकिस्तान 1947 में बना था, 56 में ये हुआ, 62 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, 3 में ये हुआ। भाई वाई, आपसे वो बात पूछी नहीं गई जो आप बयान कर रहे हैं। सो कहानियां नहीं लिखनी, रटी रटाई चीजें नहीं लिखनी, जो चीज पूछी गई है सिर्फ वो चीज जो है वो आपने लिखनी है, एंड दैट्स इट। अगली रीजन जो एग्जामिनर बताता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। मैं बड़े ओपनली आपसे करूंगा, मैं खुद जी गांव से था जब हम लोगों ने सीएसएस की जर्नी स्टार्ट की। अब हमारा ये होता है कि शायद हम सीएसएस कर रहे हैं तो इसका कोई सिलेबस भी नहीं होता, और दुनिया जहान की चीजें होती हैं, मतलब हम अपने आप को ना बड़ा प्रिविलेज्ड और पढ़ा लिखा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, और बड़ी टफ वोकैब, डॉन की वोकैब, उसको रट्टा लगा रहे होते हैं। आसान लफ्ज होता है, फिर हम उसका मुश्किल लिखने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को मनवा सकें, जो कि गलत अप्रोच है। 2020 2020 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जो जिसमें जो है मेरा सिर्फ इंग्लिश ऐसे फेल हुआ था। आई विल बी वेरी क्लियर, क्योंकि उस टाइम जो है वो हम गांव से आए थे, कोई पता नहीं था, ना कोई जगह देखी ना कुछ, बस ऐसे ही जाके जो है वो इतनी मुश्किल इंग्लिश के साथ, वहां से सबक ये मिला कि ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, मुश्किल इंग्लिश लिखेंगे, बड़े सेंटेंसेस लिखेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि उस टाइम इन चीजों का आइडिया नहीं था, कोई गाइडेंस थी नहीं। तो कोमा की मिस्टेक करेंगे, सेमी कॉलन की मिस्टेक्स करेंगे, कॉलन की मिस्टेक्स करेंगे। ठीक है, तो जब आप मुश्किल इंग्लिश लिख के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो ऐसी मुश्किल इंग्लिश का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे जो है और ये मैं जो अगली चीजें हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ये भी मैं इसी का पार्ट करता हूं, कि मुश्किल इंग्लिश कोई फायदा नहीं देगी। जो असल चीज है, सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश इज द की टू सक्सेस। अगर आज के लेक्चर से आपको कुछ भी गेन नहीं होता, तो ये लाइन याद रख लें
कि इंग्लिश ऐसे पास करने के लिए मुश्किल इंग्लिश नहीं, करेक्ट इंग्लिश इज द रिक्वायरमेंट। चाहे सिंपल सेंटेंस हो, बेशक आधी लाइन का सेंटेंस हो, लिखा हुआ ठीक हो, कोई आपका ऐसे फेल नहीं कर सकता। मार्क माई वर्ड्स। और मैं खुद ये चीजें करके आया हूं, मैं आपको अपने एसेस जो हैं वो भी दिखाऊंगा। सो ये 6 रीजंस बताई हैं एग्जामिनर ने फेल्यूर की, हमने इन्हीं पे काम करना है, और प्योर मैथमेटिकल स्टाइल में। जस्ट अ मिनट। सॉरी जी। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी असल बात पे। बहुत ज्यादा मिथ्स होती हैं बच्चों में, सो हम इस चीज को जो है वो भी खत्म करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाई। जस्ट अ मिनट। सो नेक्स्ट जी, इंग्लिश एसे। सॉरी, स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। अब आपकी जो बहुत सारी मिथ्स होती हैं, अब हम उसको क्लियर करते हैं। इंग्लिश एसे की डेफिनेशन क्या है? हम लोग यही समझते हैं कि शायद कोई बहुत ज्यादा मुश्किल इंग्लिश, कोई बहुत ज्यादा टफ वोकैब, किसी किताबों के रेफरेंसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को क्लियर कर लें। इंग्लिश एसे की जो डेफिनेशन है वो क्या है? सर क्लास कितनी देर तक चलेगी? थोड़ा सा सब्र कर लें, पौना घंटा या आधा पौना घंटा, मोर देन एनफ। ठीक है, इंग्लिश एसे की डेफिनेशन क्या है जी? इट इज योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या आपका ओपिनियन। मतलब क्या? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन एनी गिवन टॉपिक। ये इंग्लिश एसे की डेफिनेशन है। इसके अलावा एसे की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप जिंदगी में कभी एसे को फेल नहीं करेंगे। इसमें कहीं कोई रट्टे की बात नहीं है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे जो टॉपिक मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उस पे मैं क्या सोचता हूं, दैट मैटर्स द मोस्ट। ये नहीं है कि वो नोआ हैरारी की किताब में क्या लिखा है, ठीक है, या जो है फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हामिद खान ने क्या लिखा, या फलानी किताब में क्या लिखा है, या अखबारों में क्या लिखा था, या जाहिद हुसैन ने क्या लिखा। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, उनको मैं पढ़ सकता हूं अपने नॉलेज में इजाफे के लिए, बट व्हाट वुड मैटर द मोस्ट कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्लोबलाइजेशन है, जो भी टॉपिक पूछा गया है उस पे मैं क्या सोचता हूं। जब हम इस चीज को रियलाइज कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसे मुश्किल नहीं है। और जब ये चीज मेरे ओपिनियन पे बेस कर रही है, ऐसे की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो फिर ये है कि हम पेपर में बैठ के ऐसे उसी टाइम बनाएंगे, बगैर किसी रट्टा लगाए और रटी रटाई चीज लिखने के। दिस इज वन थिंग। एक और चीज मैं क्लियर करता जाऊं, और वो चीज क्या है जी? राइटिंग की दो किस्में होती हैं, ठीक है। राइटिंग हैज टू टाइप्स। एक होती है आपकी कंटेंट राइटिंग, और एक होती है आपकी टेक्निकल राइटिंग, ठीक है।
अभी तक आप जो लोग करते आए हैं, लाइक अपनी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, कॉलेजेस में, वो सारा था कंटेंट राइटिंग। मतलब क्या? जिसमें टेस्ट किस चीज का होता है? इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का टेस्ट होता है। कि फॉर एग्जाम्पल, कि आपका जो कंटेंट है वो किस क्वालिटी का है। ठीक है, आपकी नॉलेज बेस्ड टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, मटेरियल का टेस्ट हो रहा होता है, कितना आपने लिखा है, क्या लिखा है, इसके बारे में। टेक्निकल राइटिंग इज अ बिट डिफरेंट। ये रूल बेस्ड राइटिंग होती है, यानी कुछ असूलों के तहत आप ये राइटिंग लिखते हैं। ये नहीं है कि जो दिल में आए, ठीक है, कोई पैराग्राफ कैसे लिख दिया, कोई कैसे लिख दिया, एब्सोल्युटली नॉट। इसमें आप कुछ असूलों को फॉलो करते हैं। और जो आपका इंग्लिश एसे है, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल राइटिंग। सो ये जो बच्चे सवाल करते हैं, सर ये मुझे नॉलेज कैसे मिलेगा, मुझे ये टॉपिक मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश एसे में आप कुछ असूलों के तहत जो है वो लिखते हैं इंग्लिश एसे, और हम उन असूलों को प्योर मैथमेटिकल, ठीक है, कैलकुलेशन मैनर में जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अक्सरियत को इस हवाले से जो है वो डाउट होता है। इट इज योर टेक्निकल राइटिंग। नॉलेज का इम्तिहान नहीं है, उस नॉलेज को पेपर पे कैसे लिखा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। यकीन करें, एवरेज नॉलेज वाले बच्चे इंग्लिश ऐसे पास कर जाते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू राइट इट। और बड़े कोई आलम फाजल और किताबें पढ़े हुए बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये एकेडमिक राइटिंग का टेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अपनी एग्जांपल अभी दूंगा। अगली मिथ ये है कि सर जी 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे होता है तो हमने कोई सफ़े भरने होते हैं। हरगिज नहीं। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हरगिज ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में, जो मैंने आपको कहा है कि 50 से ज्यादा एसेस लिखे हैं, 2 दफा क्लियर किए हैं सीएसएस, मैं आज तक हो सकता है 16 या 17 सफों से भी आगे ना गया। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। कम लिखें, ज्यादा, मतलब कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। ज्यादा के चक्करों में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, क्वालिटी कंप्रोमाइज ना करें। क्योंकि मैंने आपको कहा, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ हमारे दोस्त भी होते हैं जो साथ अपेयर हो रहे होते हैं। सीएसएस के एसए के पेपर के बाद वो निकलता है, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक था 2021 में, जिसमें मेरे 42 मार्क्स हैं एंड आई क्लियर्ड इट। उस टाइम लोगों के 40-40 थे, मेरे 42 थे। वो दोस्त बाहर निकलता है, वो कहता है कि यार मैंने 25 सफ़ों का जो है ना वो एसए लिखा है, और मैंने कोई 19 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं। अच्छा, मैं उसे क्या कहता हूं? मैं कहता हूं यार शायद मैंने 15 सफ़ों का ऐसे लिखा है, और शायद मैंने कोई 9 से 10 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, यानी 9 से 10 पैराग्राफ लिखे हैं। एक कॉमन सेंस हो तो वो तो बड़ा खुश कि चलो जी मेरा पास हो जाएगा, मेरा फेल हो जाएगा। जब रिजल्ट आता है, उसके नंबर होते हैं 14 और मेरे होते हैं 42। एंड दिस इज द रियलिटी। ठीक है, उसके नंबर थे 14 और मेरे नंबर थे 42। अब इस ये सारी बातें जो मैं आपको प्योर एक मैथमेटिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में जो क्लैरिटी है ना, वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिस तरह जो कहे आप उसके पीछे लग जाएं, बिल्कुल नहीं। और ये कोई नहीं कहेगा। सोशल मीडिया के ऊपर आपको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने वाले मिलेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उसका भी ये है कि वो आपके लिए नहीं बना रहे होते। दे जस्ट वांट द व्यूअर्स, जो कि उनकी एड वगैरह और जो क्या नाम है, पोस्ट को जो है वो जरा एक हो सके। अदर देन दैट दे हैव नथिंग टू डू विद दैट। सो जेन्युइन चीजें करें, जहां से भी करें, जरूरी नहीं है यहां से करें। जेन्युइन लोगों के पास जाएं, जेन्युइन तरीके से जो है वो चीजें करें, दैट मैटर्स द मोस्ट। अब उसने 25 सफ़े लिख के 14 नंबर लिए। वजह क्या थी? एग्जामिनर को गर्ज ही नहीं है कि सफ़े भर के मैं किसी को पास करूं। सफ़े भरने होते तो 20,000 में से 20,000 बच्चा सफ़े भर के आता है। ठीक है, तो फिर 19,500 फेल क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह है कि सफ़े तो भरे होते हैं, लेकिन वो जो असूल है ना, उनको फॉलो नहीं किया होता। हम उन असूलों को इतना आसान करते हैं, मतलब इतना सिंपल, कि अक्सर बच्चे मुझे डाउट करना शुरू हो जाते हैं, सर ऐसे इतना सादा और आसान है? द आंसर इज यस।
इसको खुद मुश्किल बनाया गया है, क्योंकि अगर इसको मुश्किल ना बनाया जाए तो हमारे जितने भी सीएसपीज हैं, इन अकेडमीज का बिजनेस ही ना चले। ऑब्वियसली सी बात है कि जब कोई चीज आसान है तो फिर आप क्यों जाएंगे उनके पास। सो ये एलिमेंट है। आप इंस्टा के ऊपर रील्स देख लें, सर फलानी मैडम जो है ना उन्होंने ये कहा था, हालांकि मैडम का जो है वो तुक्के से पास हुआ होता है, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये चीजें हैं, इन चीजों को बड़ा क्लियर समझें एंड बी जेन्युइन और अच्छे तरीके से लेकर चलें। अगली चीज है नो क्रैमिंग। इस चीज के बारे में मैं 100% क्लियर हूं। जो टॉपिक आया है उस पे उसी टाइम बैठ के रफ वर्क करके उसी टाइम ऐसे बनाना है, क्योंकि इट इज योर ओपिनियन। ये किसी हामिद खान की बुक का या उसका ओपिनियन नहीं है कि नोआ हरारी की छपी छपाई बात आप रट्टा लगा के लिख दें। नो, इट इज योर ओपिनियन। उसके अलावा गुड ऑब्जर्वेशन एंड डेली लाइफ एग्जांपल्स। 2 साल हो गए हैं, दिस इज माय 24th बैच। ये चीज मैं शुरू से करवा रहा हूं कि आपके हर आर्ग्यूमेंट में जस्टिफिकेशन हो। मतलब क्या, 20,000 बच्चे लिखते हैं, हवाई बातें लिखते हैं, ऐसा होगा भाई, कोई एग्जाम्पल दे दो आप, और डेली लाइफ एग्जाम्पल दो। सीएसएस का मैं आपको ओवरऑल बताऊं, सीएसएस इज रिलेटेड टू योर सोसाइटी। कोई भी पेपर आप सीएसएस का कर रहे हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी है, अगर आप उसमें सोसाइटी को शामिल नहीं करते, कोई फायदा नहीं है, ऐसे रट्टे का नंबर नहीं आएंगे। सेम इज द केस विद योर एसे। मैं खुद भी डेली लाइफ एग्जांपल देता था जी, ठीक है, कोई मुश्किल कहानियां कोटेशनों की जरूरत नहीं है। सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल, खबरें सुनते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, जो एग्जांपल्स बनती हैं दे दे। अब इससे क्या मुराद है, 2023 में ऐसे आता है, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। लोग टेक्नोलॉजी पे जरूरत से ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। मेरा एक आर्ग्यूमेंट था जिस पे मैंने पैराग्राफ लिखा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा ये आर्ग्यूमेंट था। अब उसमें मैंने क्या एग्जांपल दी, उन दिनों जो है ना ये पबजी और ये जो गेम्स हैं, ब्लू वेल वगैरह जो है, क्या नाम था, मुझे पबजी का ही नाम आता था, बिल्कुल सादा से इंसान है जी। सो पबजी का नाम आता था और खबरें चल रही होती थी कि इस गेम की वजह से जो है ना इंडिया में 14 लोगों ने सुसाइड कमिट किया, खबरों में। तो मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल 14 पीपल हैव कमिटेड सुसाइड ड्यू टू दिस गेम। अब गेम क्या है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल यूज ऑफ मोबाइल, फिजिकल एक्सरसाइज करनी नहीं है। मैंने इसी तरह डेली लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं कि लोग पार्क्स में जाके फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, मोबाइलों पे गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं एंड दे कमिट सुसाइड्स। सिंपल इज दैट। सो इस तरह से आप अपनी चीजों को लेकर जाएंगे, उसी टाइम बैठ के सारा ऐसे आप बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको जो है हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस से, क्योंकि इसमें हम आपको एक एक सेंटेंस जो है जब वो बताएंगे, सो इस तरह से जो है वो हम सारा करेंगे। क्लियर हो गया जी। ये था हमारा इंग्लिश एसे क्या होता है। एक अगली मिथ आपकी मैं क्लियर करता चलूं। लोग समझते हैं कि शायद नॉलेज का इम्तिहान है, नॉलेज का इम्तिहान होता तो 25 सफ़े भरने वाले को जो है वो पास किया जाता, 15 वाले को फेल किया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एसे के 5 कंपोनेंट होते हैं, यूं समझ लें हर कंपोनेंट के 20 नंबर होते हैं। ये जो नॉलेज वाला कंपोनेंट है ना, इसके सिर्फ 20 नंबर है। कंटेंट यानी नॉलेज क्या लिखते हैं, वो भी तब मिलेंगे जब रेलिवेंट लिखेंगे। ये नहीं है कि सफ़े भर दें इधर उधर की कहानियां, सवाल कुछ पूछा हुआ है पीछे हिस्ट्री बता रहे हैं, सवाल ये पूछा है रिकमेंडेशंस बता रहे हैं, फिर वो भी नहीं मिलने। 20 नंबर होते हैं स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर क्या होता है हम आगे देखने जा रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, आउटलाइन है तो कैसे लिखनी है, इंट्रो है तो उसको कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं तो उसको कैसे लिखना है, कंक्लूजन है तो उसको कैसे लिखना है। ठीक हो गया। उसके अलावा 20 नंबर होते हैं ग्रामर के। ये बिल्कुल टफ वोकैब के पीछे नहीं भाग पड़ना कि मैं कोई दूसरों से मुख्तलिफ हूं या कोई बड़े सेंटेंसेस लिखूंगा या लिखूंगी तो कामयाबी होगी, एब्सोल्युटली नॉट। सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश है, कोई ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है, यू आर गुड टू क्लियर योर एसे। 20 नंबर की आपकी आर्ग्यूमेंटेशन होती है, ये सारे हम देखते हैं कि आप एग्जामिनर को कन्विंस कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जामिनर को कन्विंस किया था डेली लाइफ एग्जांपल से कि लोग जी पबजी गेम खेलने की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो रहे हैं और सुसाइड्स जो है वो रिपोर्ट हो रही है।
20 नंबर होते हैं आपके एक्सप्रेशन के। कभी कभी कोई ईडियम यूज कर लिया, कोई एक आध अच्छी वोकैब, ये नहीं है कि इतनी मुश्किल वोकैब है कि एग्जामिनर को समझ ना आए फिर भी नंबर नहीं मिलने। देखिए मकसद है, इट इज योर ओपिनियन। आप अपनी बात एग्जामिनर को समझाएंगे तभी जाके वो आपको नंबर देगा, वरना नहीं मिलेंगे। सो ये इस तरह से 100 नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हम हर एक को देख लेते हैं। ये जो 20 नंबर होते हैं एस्से के, स्ट्रक्चर के लिए क्या बला है। जस्ट लाइक द मैप ऑफ बिल्डिंग, घर बनाते हैं वो ऐसे तो नहीं खड़ा हो जाता। पहले आप एक नक्शा बनाते हैं लाइनों से या जिस तरह भी, कि यहाँ खिड़की होगी, यहाँ जो है रूम होगा, यहाँ जो है वो डोर होगा, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे ही इंग्लिश ऐसे आप पहले बनाते हैं कि इतना आउटलाइन होगी, इतना इंट्रोडक्शन होगा, इतने बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, इतने कंक्लूजन होंगे, और फिर वो फर्दर लिखे कैसे जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो याद रखें 100% यानी ऐसे है, उसमें 5% आपकी आउटलाइन होती है। चार कंपोनेंट ही हैं एसे के, इससे ज्यादा नहीं है। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, और ये इसी तरतीब से लिखे जाते हैं। 5% ऑफ द टोटल एसे जो है वो आपकी आउटलाइन है। मिसाल के तौर पे 20 सफ़ों का एसे है, उसमें कोई एक सफ़े की या 1.5 सफ़े की आपने आउटलाइन लिखनी है। 20 सफ़ों का इंट्रोडक्शन है, 10% ऑफ 20 क्या होगा, 2 पेजिस का आपका तकरीबन एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कंक्लूजन भी आपका 2 पेजिस का होना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो बाकी की दरमियान की चीजें हैं वो हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स। वो आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिखना है, वो मैं सारा तरीका आपको बताऊंगा। अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, और मोस्टली बच्चे नहीं करते क्योंकि उनका सारा फोकस पूरी प्रेपरेशन में साला साल किस पे होता है, बस सर सिलेबस हो जाए, ये नॉलेज भी आ जाए, ये भी आ जाए ना। 25 सफ़े भी लिख के आए हैं ना दोस्त के मेरे 14 नंबर थे, वो बताऊंगा क्यों थे। अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, रिजल्ट उठा के देख लें 2025 का, 24 का, 23 का, जो भी रिजल्ट है लोगों की डीएमसी, 100 में से 9 नंबर भी हैं, 100 में से 3 नंबर भी हैं, 100 में से 0 नंबर भी हैं। स्ट्रक्चर का फॉलो करना इंतहाई जरूरी है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मुश्किल वोकैब लिखी है, सब नॉलेज है। इंट्रोडक्शन जा रहा है 2 सफ़ों पे, कंक्लूजन खत्म कर दिया है 2 लाइनों पे, यू कैन नॉट पास योर एसे। क्योंकि ये क्या कह रहा है स्ट्रक्चर, कि अगर ये 10% है तो ये भी 10% हो, तो फॉलो करना है भाई आपने, सिंपल इज दैट। तो वो मैं सारा कुछ हम आपको ये फॉलो करवाएंगे। ये चीज हो गई। फिर उसमें ये सारा स्ट्रक्चर है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर मैं अगर आपको ये भी साथ साथ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता जाऊं ताकि आपको चीजों का आइडिया तो हो ना। आउटलाइन क्या होती है, किसी किताब का कंटेंट पेज देखा है, उस कंटेंट पेज में क्या होता है कि ये चैप्टर इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। आउटलाइन भी यही करती है, ये पूरे एस्से की जो है समरी होती है। और क्या बताती है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की फॉर्म में ये पूरे एस्से की समरी होती है। या यूं समझ लें पूरे एस्से को टाइटल्स की फॉर्म में आप लिखते हैं कि ये पैराग्राफ इस नंबर पे आएगा, ये इस नंबर पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस। आउटलाइन में 20 आर्ग्यूमेंट्स लिख देते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं 10 पे। जो चीज आउटलाइन में लिख दी गई है उस पे पैराग्राफ बनाना लाजिमो मलजूम है। दैट्स इट। ठीक है। तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी कि आउटलाइन को बड़ा करने के चक्करों में इतने सारे आर्गुमेंट्स बना दिए हैं, अब पूरा ही नहीं हो रहा टाइम। तो ये काम भी नहीं करना। वट एवर इज देयर इन योर आउटलाइन, क्योंकि ये 100% समरी है, उस पे आप ऐसे लिखेंगे। आउटलाइन बनाने के 2 तरीके हैं, फ्रेज की फॉर्म में भी बना सकते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में भी, लेकिन डिफरेंट एसेस के लिए। मैं पढ़ाऊंगा भी आज आपको, टाइप भी बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव एसे की आउटलाइन हमेशा फ्रेज की फॉर्म में होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे की आउटलाइन हमेशा सेंटेंस की फॉर्म में होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे एक ऐसे की चलो स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, जो दुनिया जहान के ऐसे आता है उसको वैसे शुरू कर देते हैं। भाई नहीं, डिस्क्रिप्टिव के लिखने का और तरीका है, आर्ग्यूमेंटेटिव का और तरीका है। सो आपने फॉलो करना है। सिर्फ आपको बता रहा हूं, अभी समझाऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। फ्रेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स
रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इट इज अ फ्रेज। सेंटेंस क्या होता है जिसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आए? पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, अब जैसे इज है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एक सेंटेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? ये आउटलाइन इस तरह बनानी है। आउटलाइन के बाद आपका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, होती ये भी समरी है। रिमेंबर वन थिंग, जो कुछ आउटलाइन में लिखते हैं उसी को इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। फर्क क्या होता है कि आउटलाइन में ये समरी हेडिंग सब हेडिंग की फॉर्म में होती है, जैसे कंटेंट में टाइटल्स होते हैं चैप्टर्स के, इसी तरह इंट्रोडक्शन में ये जो समरी है इसको आप सेंटेंस की फॉर्म में लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी में आपने सिर्फ इतना लिखा आउटलाइन में, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। इंट्रो में कैसे लिखेंगे? पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इज एन इशू ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दैट्स इट। थीसिस स्टेटमेंट मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, इंतहाई आसान, इंतहाई सिंपल। ये मैंने जान के लिखे हैं, मुझे इसके लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि देयर आर अकेडमीज जो सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट पे चल रही हैं। वो बड़ी चिकनी चपटी बातें करते हैं बेचारे बच्चों को। सोशल मीडिया पे बैठ के जाहिर सी बात है आप देखते होंगे, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। देयर आर मैनी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जी जो आपको नजर आएंगे, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। पूरे इंट्रोडक्शन को एक सेंटेंस में लिखना होता है, हम लिखेंगे, और इंतहाई सादा आसान तरीके से। सो अगेन वही बात है कि हर बंदे से इंप्रेस नहीं होना होता सोशल मीडिया पे। वो लोग सिर्फ रील्स इसलिए बनाते हैं, चिकनी चपटी बातें इसलिए करते हैं, आप देखेंगे सुनेंगे उनके क्या नाम है व्यूज बढ़ेंगे एंड दे वुड अर्न इट। मकसद आपकी फलाह नहीं होता। आपकी फलाह यही है कि आपको चीजें क्लियर हो, सिंपल इज दैट। आपको चीजें क्लियर हो और आप एग्जामिनर को क्लैरिटी के साथ चीजें बता सकें, यही रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो भी फजूलियात आप सोशल मीडिया इधर उधर सुनते हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड ये बात मैं बिल्कुल प्योरिटी और सिंसेरिटी से कह रहा हूं। इंट्रोडक्शन आई विल टीच यू इन अ मैथमेटिकल वे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो करता है, मतलब मैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह ताला की जात बड़ी है जी। बट ये है कि हम इसको प्योर मैथमेटिकल वे में करेंगे। मिसाल के तौर पे, फॉर मी देयर शुड बी 18 सेंटेंसेस। 18 सेंटेंस से ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए। सेंटेंस क्या होता है? जिसके आखिर पे फुल स्टॉप आए, वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब आए उसमें, और आखिर पे फुल स्टॉप आए। 18 से ज्यादा गया, स्ट्रक्चर खराब। 18 मैक्सिमम है, 18 हो जाए, 17 हो जाए, 16 हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है। मैथमेटिकल वे क्या है? मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले दो सेंटेंस में क्या लिखना है, अगले चार में क्या लिखना है, अगले 10 में क्या लिखना है, आखिरी में क्या लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग। और वो फार्मूले नहीं होते मैथ के, a+a=2a, उस तरह चीजें करेंगे। 2+2=4 जो होता है, उन्हीं फार्मूला की बेस पे मैं आपको बताऊंगा, ताकि फिर आपका मकसद ही ना रहे नॉलेज वाला, दुनिया जहान का टॉपिक आ जाए। जब आपको पता हो कि भाई मैंने पहले 3 सेंटेंस में ये लिखना है, अगले 3 में ये लिखना है, अगले 10 में ये लिखना है, आखिरी एक में ये लिखना है, आपको टॉपिक से गर्ज ही नहीं होगी, ना नॉलेज से कोई गर्ज होगी। सो हम इसको प्योर मैथमेटिकल वे में लेकर चलेंगे। दिस इज हाउ आई विल बी टीचिंग यू। तीसरा कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर में बॉडी पैराग्राफ्स। इट इज द मैक्सिमम ऑफ योर एसे। 75% ऑफ योर एसे कंसिस्ट ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स। मतलब 5% आउटलाइन, 10% इंट्रो, आखिर पे 10% कंक्लूजन, दरमियान में 75% पैराग्राफ्स होते हैं। और हर पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? अगेन आई विल बी टीचिंग यू इन अ प्योर मैथमेटिकल वे, बिलीव मी। याद रख लें, एक बॉडी पैराग्राफ 6 से 8 सेंटेंस पे होना चाहिए। अगर वो 8 से ज्यादा सेंटेंस पे जा रहा है, स्ट्रक्चरली यू आर रॉन्ग, आपका स्ट्रक्चर खराब है, एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा, बिलीव मी। और मैं आपको ये 8 सेंटेंस ऐसे नहीं कहूंगा कि आप जाके रट्ठा लगा लें और लिख लें, नो। पहला सेंटेंस कैसे बनता है उसके भी 3 कंपोनेंट्स बताऊंगा, कि दुनिया जहान का टॉपिक आ जाए, आर्ग्यूमेंट आ जाए, ऐसे आ जाए, आपने हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस उसी मैथमेटिकल फार्मूले की बेस पे बनाना है जो हम सीखेंगे। ठीक है,
दूसरे में क्या आना है, तीसरे में क्या आना है, चौथे में, पांचवें में, छठा, सातवां, आठवां, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। जिस तरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, इसी तरह आप पैराग्राफ लिखेंगे। तो जब एक पैराग्राफ इस तरह आप बनाना सीखेंगे, दिस विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर 75% जितने भी पैराग्राफ आपने बनाने हैं, 10-12 यू वुड बी एबल टू मेक दोज बगैर किसी मसले के। ठीक है। क्योंकि ये डेमो क्लास है तो इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू देना होता है। आ जाएं इस पे। कंक्लूजन जो है, इसकी लेंथ आपके इंट्रो के बराबर होनी चाहिए। ये भी 18 सेंटेंसेस पे होना चाहिए जैसे आपका इंट्रो था। कंक्लूजन, कंक्लूजन भी अगेन, ये भी मैं आपको प्योर फार्मूला बताऊंगा मैथमेटिकल। पहले सेंटेंस में क्या, अगले 10 में क्या, अगले दो में क्या, अगले तीन में क्या, दुनिया जहान का टॉपिक आ जाए फिर। अब जो ग्लोबलाइजेशन आया था, वो टॉपिक मैंने उधर ही बैठ के देखा है, उसको रफ पे बनाया है, उसको लिखा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये जो टेक्नोलॉजी का टॉपिक था, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, उधर ही बैठ के बनाया है। दिस विल बी माई आर्ट। ये चीज मैं आप में डिवेलप कर रहा हूँ कि ऐसे खुद बनाएं। रट्टे वाले ऐसे कभी कामयाब नहीं होते। ठीक है। आप किसी को मॉक एग्जाम दे देंगे बड़ी फैंसी राइटिंग और बड़ा मुश्किल करके, अगला बंदा भी इंप्रेस हो जाएगा। रियल एग्जाम में ये नहीं चलेगा। हो ही नहीं सकता कि जो आपने रट्टा लगाया हो वो सवाल आ जाए। उधर ही बैठ के बनाना होता है, और बड़ा आसान है, इंतहाई सिंपल है। कि जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले तीन सेंटेंस में ये, अगले दो में ये, जब ये चीजें आपको पता लग जाएंगी, फिर कोई टॉपिक की गर्ज ही नहीं है आपकी। आप जनरल अपनी सोसाइटी को देख रहे होंगे, एंड अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये 20 नंबर होते हैं इन चीजों के, यानी आपने स्ट्रक्चर को कैसे रखना है। अगले 20 नंबर होते हैं कंटेंट की, कि जो बच्चों का सबसे बड़ा फोकस होता है वो कंटेंट होता है कि सर जी बस नॉलेज मिल जाए। भाई नॉलेज का कुछ नहीं लेना देना, एवरेज नॉलेज। ये जो आप उधर बैठ के ऐसे बनाते हैं, आप टेक्नोलॉजी वाला ऐसे मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा था, बिलीव मी। उधर ही बैठ के मैंने देखा, अच्छा मोबाइल का इस्तेमाल है, अच्छा फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग इन वापडा बिफोर ज्वाइनिंग सिविल सर्विस। अच्छा उसमें ये टेक्नोलॉजी आई थी, तो उससे क्या नुकसान हुआ। अच्छा मेडिकल में ये आई है। सिर्फ सोसाइटी ऑब्जर्व करते जाएं और लिखते जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मटेरियल रिटर्न इन एन ऐसे 20 नंबर होते हैं इसके। ये 20 नंबर तब मिलेंगे जब रेलिवेंट लिखेंगे। ये चिकनी चपटी बातें नहीं कि जी पाकिस्तान 47 में बना, 56 में आईना आया, 62 में दूसरा आया, 73 में तीसरा आया। भाई उसने पूछा ही नहीं है आपसे। जो चीज पूछी जाए, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। मैंने डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं शुरू कर देना। मैंने ये शो कराना है कि लोग टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार ज्यादा कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या हो रहा है, उस एंगल से जो है मैंने लेकर चलना है। रेलिवेंट कंटेंट नहीं होगा ना, 10 से 20 नंबरों की रेंज में आपके नंबर आएंगे असल एसे में। वो जो मेरा दोस्त था जिसके 14 नंबर आए थे, उसका ये मसला था, उसका स्ट्रक्चर का भी मसला था। अब वो बड़े धड़ल्ले से मुझे कह रहा है कि मैंने 20 पैराग्राफ लिखे हैं, 20 आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन यार मेरा एक मसला हुआ है, मैंने इंट्रोडक्शन जो है वो 3 सफ़ों का लिखा है, मैंने जो कंक्लूजन है वो एक लाइन लिख सका हूं, टाइम मैनेज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। ठीक है, बात खत्म। और वो जो 20 पैराग्राफ हैं उसमें से 10 पैराग्राफ कहते हैं मैंने क्या लिखे हैं, फजूलियात, जो पूछा ही नहीं गया। हिस्ट्री लिख रहे हैं, फलाना लिख रहे हैं, बैकग्राउंड, भाई जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट टू द पॉइंट बात, सिंपल इज दैट। एग्जामिनर ने कोई आपकी कहानियां नहीं सुननी, बाकी पेपर्स भी चेक करने होते हैं। जो पूछा गया है उस बारे में उसको आपकी बात समझ आ रही है एग्जाम्पल्स के साथ, तो गुड टू गो। नहीं आ रही तो भाई उसका तो काम है फेल करना। बिलीव मी, दिस इज द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मुश्किल नहीं है। इंग्लिश ऐसे से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। मैंने आज तक इसकी कोई तैयारी नहीं की। मतलब इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन 2 से 3 ऐसे, क्योंकि हम 2 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स लेंगे, एक तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस है ना आपकी, वो तो अलग है। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 2 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स, पूरा 10 एसेज आपको दिए जाएंगे, टॉपिक्स जिस तरह सीएसएस का पेपर होता है, वो आप उसमें से अटेम्प्ट करेंगे, हम चेक करेंगे। उसके अलावा 3 फुल लेंथ एसेज आप अपने एग्जाम्स तक हमें चेक करा सकते हैं, यानी कुल मिला के 5 फुल लेंथ एसेज
प्लस डेली राइटिंग प्रैक्टिस के जो टॉपिक्स हैं, सो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें जो है ये हम चीजें आपकी ओवरकम करेंगे कि अगर कोई आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो आपको जरा रोका जाए। इसके 20 नंबर होते हैं। वो मिलेंगे कब? जब रेलिवेंट होगा। सो ये किताबें छानना जो है इसको छोड़ दें, एटलीस्ट फॉर इंग्लिश ऐसे। मेक ऑब्जर्वेशन गुड, अच्छी ऑब्जर्वेशन हो। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं कोई साइंसदान हूं या मेरी कोई बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। सिंपल, अब फॉर एग्जाम्पल टीवी पे जो बातें चल रही हैं, यूज दोज इन योर एग्जाम्पल्स। अब इस दफा तो एग्जामिनर ने कह भी दी है, आपको आइडिया होगा अगर आपने 2026 का सीएसएस एसए का पेपर देखा हो, कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेली लाइफ एग्जांपल से प्रूफ करना है। और हम ये बात पिछले 2 सालों से कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं तो खैर पिछले कोई 5 सालों से कर रहा था। ये लाजमी होता है। देखिए ना, मैं कह रहा हूं ये होता है, ये होता है, ये होता है, जब तक मैं उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, कोई दलील नहीं दूंगा, तो मेरी बात में वजन ही नहीं है। तो ये उस मकसद के लिए होता है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 20 नंबर होते हैं आपके ऐसे में ग्रामर के। वही बात, उस ट्रैप में नहीं पड़ना। ठीक है, लोग बड़ी जी चिकनी चपटी बातें, सर ये भी होता है, ये भी होता है, नो। ठीक है, सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश, इसको लिख लें, ये फार्मूला है इंग्लिश ऐसे पास करने का। इसके अलावा जो भी बातें हैं वो सब क्या कह सकते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे अपने बैचमेट्स हैं, मतलब फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सीनियर्स भी हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मतलब ये हो गया, वो हो गया। भाई बच्चों को सीधी बात तो कम से कम बता दो जिसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो पास हो सके। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है टफ वोकैब की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है 5-5 लाइनों के मुश्किल सेंटेंस बनाने की, क्योंकि जब वो बनाएंगे तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे। जब मुश्किल वोकैब यूज करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स लाजमी करेंगे। ठीक है, कोशिश ये करनी है, आधी लाइन का भी सेंटेंस बन रहा है ना, होना करेक्ट चाहिए। अगर ये चीज है, आप मार नहीं खाते। इसके 20 नंबर है। 20 नंबर होते हैं एक्सप्रेशन के, द वे ऑफ राइटिंग। सिंपल लिखें लेकिन क्लियर लिखें। मैं चेकर हूं ना आपका, मुझे आपकी लिखी हुई बात समझ आनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं इतना मुश्किल लिख दूं कि ना मुझे समझ आ रही है बात, ना आपको समझ आ रही है, तो उसका नतीजा क्या होगा? जब मुझे समझ नहीं आएगी, मेरा तो काम है बच्चों को फेल करना, तो मैं फेल करूंगा। ठीक है, सो इट मैटर्स द मोस्ट। जब मैंने कहा सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश, तो उससे मुराद ये है कि कभी कभी एक दो सफों बाद कोई अच्छा सा ईडियम यूज कर लें, कोई एक आध अच्छा सा वोकैब यूज कर लें। ये ना हो कि आपका हर सफा ही उसी चीज से भरा हो। सिंपल लिखें, कभी कभी कोई चीज यूज कर लें, तो दैट वुड बी गुड। 20 नंबर होते हैं आप अपनी बात से एग्जामिनर को कन्विंस कैसे करते हैं। लोगों के नंबर आपने देखे होंगे, सर बड़ी बैड लक हुई है उस बंदे के साथ या बंदी के साथ, सर 100 में से उसके 39 नंबर है, सर 38 नंबर है। पता है क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर भी ठीक होता है, उनका कंटेंट भी ठीक होता है, एक्सप्रेशन भी, ग्रामर भी। वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर सकते। वो ये तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने टैक्स बड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कैसे किया है। अब जस्टिफिकेशन का क्या तरीका हो सकता है? आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दें कि जी आज से 5 साल पहले आपका जो टैक्स इकट्ठा होता था वो 7 बिलियन था, आज वो 15 बिलियन इकट्ठा हो रहा है, सो दैट इज अ गुड इंप्रूवमेंट इन द 5 years। तो जब आप इन एग्जाम्पल से अपनी बातों को करेंगे जस्टिफाई, यही डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, कोई इधर उधर से नहीं आनी। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सोसाइटी में, दैट इज गुड टू गो। हीट वेव आ गई है जी, एग्जाम्पल्स दें, ठीक हो गया। ये है इस तरह से टाइप्स ऑफ एसेस। ये भी मैं आपकी एक मिथ जो है वो क्लियर करता जाऊं, अक्सरियत को इन चीजों का नहीं पता होता। बात सुने, देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ एसेस। उसके अलावा ऐसे की कोई टाइप नहीं है। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एसे, द सेकंड वन इज आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, एंड द थर्ड वन इज लिटरेरी एसे। इवन ओपन एंडेड ऐसे भी कोई टाइप नहीं है ऐसे की, मैं आपको बताता हूं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे अगेन रील्स में, इंस्टाग्राम और ये वो, कि दिस वन, ये जो टाइप्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने पता नहीं कोई
50 टाइप्स बनाई हुई हैं, शायद 100 भी बनाई हो, मुझे नहीं आइडिया। हकीकत ये है, आज से लेकर सन 2000 तक के सारे सीएसएस के पेपर्स उठा लें, सारे पीएमएस के पेपर उठा लें, ठीक है, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ एसेस जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। बाकी जितनी बातें आप सुनते हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो नई बात करेंगे, लोग नई बात को सुन के, हमारी सोसाइटी का एक वो ट्रेंड बन गया है ना कि कोई नई बात होगी तो आप कहेंगे अच्छा चलें इसके पास चलते हैं, यूनिक है। उसका पास या फेल से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ अपने व्यूअर्स बढ़ा रहे होते हैं या मोर देन दैट बिजनेस को संभाल रहे होते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। हम इन तीनों की टाइप्स को देख लेते हैं, मैंने नीचे स्लाइड्स बनाई हैं। एक होती है ओपन एंडेड, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होती है जी डिस्क्रिप्टिव एसे, और उससे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव पे आऊं, आर्ग्यूमेंटेटिव पे, आपको चीजें आसान करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई इतना मुश्किल ऐसे करके दूं और आखिर पे मैं कहूं देखो मैं कितना कोई आलम फाजल हूं, हरगिज नहीं। माई ओनली एम इज टू मेक थिंग्स सिंपल एंड क्लियर फॉर यू पीपल एंड जेन्युइन फॉर यू पीपल। आर्ग्यूमेंटेड 3 एसेस की टाइप्स हैं जो आज तक सीएसएस में आती हैं, और उसके 3 ही मेथड है। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे के लिखने का अलहदा तरीका है, डिस्क्रिप्टिव एसे के लिखने का अलहदा तरीका है, लिटरेरी एसे किसी और तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे की पहचान ये है कि उसके दरमियान में लफ्ज और आता है या आखिर पे सवालिया निशान आता है। फॉर एग्जाम्पल, IMF इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान, और का लफ्ज आ गया, चुप करके ये आर्ग्यूमेंटेटिव एसे है। इसका जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे का होगा। क्या स्ट्रक्चर होगा? इसका बॉडी पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव एसे से डिफरेंट है, इसका इंट्रोडक्शन आर्ग्यूमेंटेटिव का डिस्क्रिप्टिव से डिफरेंट है, मैं कराऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिटरेरी से डिफरेंट है, ठीक है। सो ये दो निशानियां देखेंगे, और सवालिया निशान, तो चुप करके समझना है ये आर्ग्यूमेंटेटिव है। फिर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंटेटिव का स्ट्रक्चर समझ आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क है या दरमियान में और है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, इन दो चीजें अगर ना हो तो फिर जो भी ऐसे होगा वो डिस्क्रिप्टिव कहलाएगा। यानी और आखिर पे सवालिया निशान अगर है तो आर्ग्यूमेंटेटिव, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाएगा। किसी मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगली बात सुने। डिस्क्रिप्टिव का लफ्ज निकला है डिस्क्राइब से, एक्सप्लेन से। मतलब क्या? कि जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है, फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ना दरमियान में और है ना आखिर पे सवालिया निशान है, तो क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब इसको आपने करना क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, आपने सिंपली इसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है, इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, एंड दैट्स इट। इसमें मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं डिस्क्रिप्टिव में 40 to 50% स्टूडेंट्स पास, और इसमें जो नंबरों की रेंज होती है वो 40 से 50 होती है। आई विल बी वेरी ओपन टू यू पीपल जी। ये नहीं समझना कि मैं इंग्लिश ऐसे में कोई 80 नंबर लेके टॉप करना चाहता हूं या चाहती हूँ, नहीं। 40 से 50 की रेंज में डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है वो नंबर देता है। मेरे अपने एक दफा 42 है, एक दफा 45 है, लोगों के 40 भी होते हैं, ठीक है। इसमें एवरेज नॉलेज इज मोर देन एनफ टू अटेम्प्ट इट, एवरेज नॉलेज। और ये मैं बात बिल्कुल हकीकत में कह रहा हूं। नहीं भी कोई टॉपिक पढ़ा हुआ ना, जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, पैराग्राफ कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, वो लिख लें, यू कैन पास इट वेरी इजीली। और मेरा मशवरा ये है कि जिन लोगों के पास नॉलेज का मसला है, नॉलेज की मुराद ये है कि ऑब्जर्वेशन भी अच्छी नहीं है, मतलब एवरेज सी है थिंकिंग, गो फॉर डिस्क्रिप्टिव ऐसे एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अगली बात पहले गौर से सुनिएगा। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? IMF इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान, या इज IMF गुड फॉर पाकिस्तान, आखिर पे सवालिया निशान। या आप इस साइड पे होंगे या आप इस साइड पे होंगे, या IMF अच्छा होगा या IMF बुरा होगा। वो अच्छा और बुरा दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। ये है साइकी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की, या इस तरफ जाएंगे या इस तरफ।
इसमें कम बच्चे पास होते हैं। क्यों कम होते हैं? आपको मसला नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने एक चीज कंपलसरी करनी है, वो है जस्टिफिकेशन डेली लाइफ एग्जाम्पल। जब आप अपनी बात को दलील से साबित करेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे वुड नॉट बी एन इशू। इसमें नंबरों की रेंज ज्यादा होती है अगर आप अटेम्प्ट करें, लेकिन आपके पास एग्जाम्पल्स, दलाइल, सबूत भी ज्यादा होने चाहिए। अगर दलाइल वगैरह ज्यादा नहीं है तो इट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। थर्ड टाइप होती है ऐसे की, और यही तीन टाइप्स आती हैं ऐसे की, और कोई टाइप नहीं है। इसमें क्वेश्चन या तो किसी की कही हुई बात होती है, ठीक है, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट द रनिंग स्ट्रीम, पानी जाया ना करो चाहे आप चलते हुए चश्मे पर ही क्यों ना हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लिटरेरी ऐसे, या जो है कोई इडियामेटिक सेंटेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर आजमाइश के बाद जो है वो रोशनी की एक किरण है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, इस चीज पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इडियमेटिक एक्सप्रेशन की। हाँ, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। अब आपने इस चीज पे ऐसे नहीं लिखना कि जिंदगी में जब आपको लीमू मिले तो आपने उसका लीमू पानी बनाना है। नो, इससे मुराद ये है, लीमू तुर्श होता है कि जिंदगी में जब मुश्किलात आए तो लीमू पानी मीठा होता है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये होता है लिटरेरी ऐसे। हम इस पे भी काम करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक होती है। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें भी मार्क्स रेंज जो है वो आपके अच्छे आ जाते हैं, लाइक 30 से, यूं समझ लें 40 से लेकर 80 तक भी आ जाते हैं। ठीक है, सो ये ऐसे की तीन टाइप्स हैं। ये टाइप नहीं है, ये एक ऐसा ऐसे होता है जो एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव भी होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी होता है। और ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको एज अ डिस्क्रिप्टिव लेकर चलना चाहते हैं या एज एन आर्ग्यूमेंटेटिव। जब हम, अभी मैं चीज़ें मुश्किल नहीं करूंगा आपके लिए, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो इसके दरमियान में ना और है ना सवालिया निशान है, तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। लेकिन हम इसको आर्ग्यूमेंटेटिव के तौर पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको निगेट करें, वी विल सी इट इन द क्लास प्योर क्लैरिटी के साथ। पैराग्राफ में बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन आम पैराग्राफ नहीं है। इसमें 18 सेंटेंस होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, वो कभी 6 का लिख रहे होते हैं, कभी 10 का। कंक्लूजन भी आम पैराग्राफ नहीं है, 18 सेंटेंस होने चाहिए। आम बॉडी पैराग्राफ जो है वो 8 सेंटेंस का होता है। एक एक सेंटेंस में क्या आता है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कराना। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, रफ वर्क कैसे करते हैं। मैं तो रफ वर्क कहता हूं कि लास्ट पेज के ऊपर जो आप काम करते हैं। अगेन सर जो है जी बड़े देसी स्टाइल में कहते हैं रफ वर्क। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी को लफ्ज अच्छा लगता हो तो वो भी कर सकते हैं। अगली बात, मेरी आदत है, क्योंकि आज तो खैर वैसे ही आपकी एक डेमो क्लास थी, कोई उस तरह से असाइनमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जो है अपनी इस आदत का शिकार जरूर करेंगे कि डेली राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोगों का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आप में से जो लोग हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं फॉर दिस सेशन, ठीक है, इन टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पे, मैं ये नहीं कह रहा मुझे पूरा पैराग्राफ लिख कर देना है, कोई सी 5 से 6 सेंटेंसेस ना मुझे लिख कर भेजने हैं इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप में से जो लोग हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, आई शुड नो कि किसकी क्या ग्रामर है, कौन कितने लेवल पे है, मैंने उस बच्चे या बच्ची को किस तरह लेकर जाना है। और ये आप असाइनमेंट किधर भेजेंगे, आपको ये जो एकेडमी के नंबर से मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे लिख के। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा स्कैन्ड पीडीएफ भेजिएगा। ये नहीं करना कि सर तस्वीरें भेज रहे हैं और बाकी आप पीडीएफ में खुद चेक कर लीजिएगा। नो, इसी तरह चेक करके भेजूंगा जिस तरह ये है। फॉर एग्जांपल, एक एक लफ्ज जो है इसी तरह चेक हो के, कोई मसला नहीं है। ये है फॉर एग्जांपल आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब मेरा ये है, सिंस यू आर ज्वाइनिंग अस, तो आपका जो स्कूल टाइम है वो शुरू हो चुका है। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें आप असाइनमेंट नहीं करेंगे, सिवाय टॉपिक्स वाले। तो ये भी आपने भेजनी है किसी भी एक टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे 5 से 6 सेंटेंस लिख के। मकसद ये है कि आई जस्ट वांट टू असेस यू पीपल वेयर यू पीपल स्टैंड एट द मोमेंट।
ठीक है, मैं आखिर पे आपके सारे सवालात के जवाब दे के जाऊंगा जी, बेगम रहें। अगेन, आज 12 तारीख है, हफ्ता 13, इतवार 14, मंडे, कमिंग मंडे, ठीक है, 15 को हमारी फर्स्ट रेगुलर क्लास है जी, ठीक है। और कितने बजे होगी? पहली क्लास हम 7 बजे रखेंगे। उसमें फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्लास की टाइमिंग क्या रखनी है, 7 रखनी है, 7:30 रखनी है, 8 रखनी है, या 8:30 रखनी है, ठीक है। अगली चीज, 2 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स होंगे जब ये आपका सेशन खत्म होगा, ठीक है, प्योर CSS बेस। उसके अलावा 3 फुल लेंथ एसेज आप इवेलुएट करवा सकते हैं टिल यूर एग्जाम्स। और ये बात कि सर, क्या 1 महीने के बाद हम गायब हो जाएंगे या आप हमें नहीं पूछेंगे? द आंसर इज, टिल योर एग्जाम्स यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी गारंटी है कि 1 महीने में सब क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा 1 महीने में क्लियर, ऐसा हुआ कभी नहीं है कि किसी को ना हुआ हो, तो हम आपको एक या 2 बैचेस, 3 बैचेस, पूरा साल आप क्लासेस लेना चाहें ले सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। वी विल ऑन यू पीपल एंड यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास टाइमिंग्स 7 से 8:30 हम डिसाइड कर लेंगे फर्स्ट रेगुलर क्लास वाले दिन कि क्या जो है हमने टाइम रखना है। बोथ इंग्लिश एसे एंड बोथ इंग्लिश प्रेसी, सॉरी, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी जो है, ये दोनों सब्जेक्ट्स क्लियर किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे। एंड द फीस इज 8,000। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है, कहाँ फीस सबमिट करानी है, वो आप लोगों को इन्होंने ऑलरेडी मैसेजेस जो हैं वो किए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जी 20 से 25 स्टूडेंट का एक बैच लेता हूँ, इससे ज़्यादा जो है मेरे में हिम्मत ही नहीं होती। अब उसकी वजह है क्योंकि मेरा जो मोटिव होता है वो दूसरे टीचर से बड़ा डिफरेंट होता है। 20 से 25 से मुराद ये है कि मैं हर स्टूडेंट को जानूं, रोजाना उसकी असाइनमेंट चेक करूं। आई शुड नो कि वेयर ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ी है। ये ना हो कि मैं 50 बच्चा रख लूं, ठीक है, या 40, और ना मेरे पास चेकिंग का टाइम हो, बस आऊं लेक्चर दूं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट विल नॉट बी द केस हेयर। 20 से 25 लोगों का बैच होगा। हर स्टूडेंट का मुझे पता होता है, जितने भी बैचेज हैं। आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स देखें, आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कौन कहाँ खड़ा है, किसने असाइनमेंट जमा नहीं कराई। सो आप लोगों के साथ भी यही होगा। 8 to 10 रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। 20 से 25 हमने रजिस्ट्रेशन करनी होती हैं बैच के लिए। सो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं राइट आफ्टर द क्लास। मंडे को हमारी फर्स्ट रेगुलर क्लास है। और डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली इवेलुएशन एंड प्योर मैथमेटिकल वे ऑफ इंग्लिश ऐसे आप देखेंगे। हमारे फीडबैक देख सकते हैं, बेशक बिल्कुल तसल्ली करके आए हमारे फीडबैक सोशल मीडिया से देख के। और इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द सेशन कि आप बाकियों से बहुत बेहतर होंगे। और अल्लाह ताला हम सबको जो है इसी तरह जो है वो लेकर चले, और प्योर जेन्युइन वे में जो है वो हम चीज़ें करेंगे। सो दैट इज ऑल जी फ्रॉम माई साइड। See you in the first regular class on coming Monday at 7 p.m. I am available. Any question, any query, do let me know. I am here to answer your query किसी भी हवाले से। बाकी आई एम श्योर कि आपको इस चीज़ का फायदा हुआ होगा। जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये है कि यस, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 3 से 4 क्लासेस अगर किसी जेन्युइन वजह से मिस हो जाती है इसी बैच में, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हम इतने जालिम नहीं हैं, 3 से 4 जेन्युइन वजह से कोई क्लास मिस हुई है, कर दी जाएगी। 7-8 क्लासेस मिस हो गई हैं, परेशानी की बात नहीं है सर जी, आप बहुत जालिम हैं, ऐसा नहीं है। 7-8 क्लासेस मिस हुई हैं, हम आपको अगले बैच में ऐड कर देंगे कि भाई आपकी जो 7-8 क्लासेस मिस हुई हैं आप वो ले लें। सो मैंने आपको जब बात की कि यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल योर एग्जाम्स, एंड आई मीन। सो ये सारी सूरत हाल है। असाइनमेंट, इन टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पे कोई 5 से 6 सेंटेंस आप मुझे लिख के भेजेंगे, जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि वेयर यू पीपल आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट, और मैंने आपको किस तरह लेकर जाना है। एनी अदर क्यूरी, आई एम हेयर टू आंसर। इफ देयर इज नो क्यूरी, Sir, I'm going to show कि something. आपको
फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह ताला आगे भी फ़ायदा होगा। एंड यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशंस एज वेल। एंड थैंक यू सो मच जी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी डू लेट मी नो। सर आई हैव सर। जी जी, दाऊद बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने टाइमिंग जो फिक्स की है ना, तो उस टाइमिंग में ये मसला है कि जो प्रेयर है वो अभी भी हमसे कज़ा होने वाली है, बस अभी हम प्रे करेंगे, नमाज अभी पढ़ेंगे। तो ये टाइमिंग का इशू है इसमें। टाइम मैंने आपको कहा है कि एडजस्टेबल है। लाइक इन आवर फर्स्ट क्लास हम आपको नमाज की ब्रेक भी दे देंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट टाइम सूट्स द होल और क्लास। सर अब दूसरा क्वेश्चन मेरी ये है कि इसमें जो बेसिक ग्रामर है, जो पंक्चुएशन वगैरह है, क्या वो आप लोग करेक्ट कराएंगे या हम वो पहले से करेक्ट करेंगे अपने लिए खुद? मुझे आप ये जो मैंने 5-6 सेंटेंस कहे हैं ये इसीलिए कहे हैं। मेरे ठीक है लिए सर। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इतनी सी चीज़ जो मुझे चाहिए। अगर आपको एक सेंटेंस बनाना आता है ना, पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया, या फॉर एग्जांपल कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, आगे कोई भी मसला नहीं है। कोई भी मिस्टेक होगी वो हाईलाइट की जाएगी, आपको बताया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा, यस सर। इंडिविजुअल किया जाएगा। ये सर आम। आज हमने क्लास ली है ना, तो इस वजह से हमारा तो सारा खौफ ही खत्म हो गया, क्योंकि आज तक जो हमने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, जो टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो देखे थे, तो हम बिल्कुल डर गए थे। हम इवन के जो तीसरी स्टेटमेंट का नाम हमारे सामने कोई लेता था तो हम खौफ से कांपते थे। लेकिन माशाल्लाह से जो आज क्लास लिए है, मेरे अपने फैमिली में भी दो CSPs है, लेकिन मतलब उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता। वो जैसे आज आप बोल रहे थे कि सिंपल सिंपल बंदे ये क्लियर करते हैं, बिल्कुल सिंपल बने ना, कोई इतनी प्रेस्टिजियस है ना कोई वैसे जो वो है। तो माशाल्लाह हमारा खौफ खत्म हो गया, इंशाल्लाह हम क्लास ज्वाइन करेंगे। और इंशाल्लाह देखेंगे बस ये बात देखेंगे भी क्लियर है कि अगर एक मंथ में क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे मंथ भी इसको कवर अप कराएंगे कि इंशाल्लाह। ऐसे ही आप ठीक है देखेंगे सर। कि चीज़ें बहुत थैंक सिंपल हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपको ये कहा है कि हम मैथमेटिकल वे में बताएंगे, हम आपको एक एक सेंटेंस लिखना सिखाएंगे। सो इंशाल्लाह ताला ठीक है यू विल सर। नॉट बी डिसअपॉइंटेड। क्लास की टाइमिंग हम ठीक डिसाइड है कर देंगे जी सैयदा, 7:30 जो भी होगा, हम फर्स्ट क्लास में जब हम बैठेंगे सो हम उसमें डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद सर, लास्ट स्टेप। टाइम इस चीज़ पे बस सिर्फ ये कंसर्न करना था कि खौफ जो है वो ग्रामेटिकल पंचुएशन से खौफ आता है, तो वो इंशाल्लाह होगा कि वो नहीं? आप क्लियर करवाएंगे इसी में। यस, सेमी कॉलन का इस्तेमाल हमारे एसे में होता है, वो कराएंगे। कॉलन, कॉमा वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने वो जो आपको ठीक है। इवेलुएटेड एसेस दिखाए हैं उसमें यही था कि आपको कॉमा की मिस्टेक भी नहीं छोड़ी जाएगी, वो भी आपको दिया जाएगा। जी आयशा पूछें। दाऊद एंड ठीक है आयशा, सर। यस। वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही? जी दाऊद पूछे, ऊंचा बोले जरा। सर मेरी आवाज़ ठीक है? सर मुझे आज के सेशन से काफ़ी क्लैरिटी हो गई इंग्लिश के हवाले से। सर मुझे ये पूछना था कि जो हमारे फर्दर कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए आप कुछ रेकमेंड करेंगे हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? या जैसे आपने तैयारी की, आपने कैसे तैयारी की? और अगर आप कोई टीचर या कोई एकेडमी रेकमेंड कर पाएंगे? हाँ दाऊद, इस हवाले से मुझे आप इंडिविजुअल रब्ता कर लीजिएगा। कोई भी इशू होगा आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, असिस्ट यू। कोई मसला नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सो हम वो भी करते हैं। लास्ट ईयर मुझे बड़ा स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया था कंपलसरी के लिए, वो मैंने लास्ट ईयर एक बैच पढ़ाया था। उसके बाद एसए और प्रेसी, क्योंकि वो बहुत एक हेक्टिक हो जाता है। तो एनी टाइम डेयर यू कैन आस्क मी, कोई मसला नहीं है, इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। ठीक है जी आयशा, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन डू लेट मी नो। नो अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट के प्रेसी का जो है आप कह रहे हैं, तो वो उसमें प्रेसी कंप्रीहेंशन, ग्रामर, ये सब कुछ भी होगा सेशन में? बिल्कुल इसी तरह है। प्रेसी का पेपर इस तरह होता है, 50 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है, 50 नंबर की सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स वगैरह, पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह, उसमें जिन जगहों से पेपर आता है वो सारे सोर्सेज आपको बताए जाएंगे। ठीक है, उस पर पूरा मेरा एक लेक्चर होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पेयर ऑफ वर्ड्स यहाँ से करने हैं, एग्जामिनर यहाँ से उठा रहा है, ताकि आपको इधर उधर की किताबों से वो ना करना पड़े। ये है ऑब्जेक्टिव। बाकी ऑब्वियसली मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन भी दूंगा कि आपने सिनोनिम्स इस तरह करने हैं, सुबह के टाइम करने हैं, ठीक है, या मतलब अपनी पढ़ाई की ब्रेक में। जहां तक 50 नंबर का सब्जेक्टिव है,
प्रेसी है 20 नंबर की, कंप्रीहेंशन है 20 नंबर का, 10 नंबर की ट्रांसलेशन है। उन पे पूरे पूरे लेक्चर्स हैं। और इसी तरह प्योर मैथमेटिकल, प्रेसी पे पूरा लेक्चर है, कॉम्प्रीहेंशन पे पूरा लेक्चर है, ट्रांसलेशन पे। सो यस, दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरी तवज्जो से जो है वो किए जाते हैं। इवन करेक्शंस का भी आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। एंड वन मोर क्वेश्चन सर, कि ऐसे में भी ये जो आपका भी डेमो लेक्चर था, तो इसी में ही स्ट्रक्चर काफी हद तक क्लियर हो गया, बल्कि ऑलमोस्ट क्लियर हो गया सारा। तो अब नेक्स्ट में आपने मैथमेटिकल वे से हमें मजीद बताना है। तो ऐसे में अब एक डेमोक्रेसी पे है ऐसे हमारा, तो उसकी काफी सारी डोमेन्स होंगी। तो मतलब आप हमें ये उसके लिए मटेरियल बताया करेंगे, या रीडिंग का बताया करेंगे, या किस तरह से होगा सर? क्योंकि एक्चुअली मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैंने जितने भी ऐसे के मेंटोर्स देखे हैं, वो क्या है कि वो एक एक दो दो मंथ हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बताने पे लगा देते हैं, आर्गुमेंटेटिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो जब ऐसे नहीं लिखने का सर, टाइम आएगा तो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। और वो ही चीजें हैं जो मेरी 16-18 ईयर्स की एजुकेशन है, तो वो उससे मैंने थोड़ा बहुत लिख लिया तो लिख लिया। बट आई हैव नो आइडिया हमारे अबाउट लिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, या गवर्नमेंट क्या है, कैसे करना है। अच्छा इस तरह है कि इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंटोर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। स्टे रेस्ट अश्योर्ड, मैं आपको कोई रीडिंग का नहीं कहूँगा। ठीक है, हर टॉपिक मैं क्लास में खुद कराऊंगा, इसलिए मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा है कि हम एक मंथ में सब कुछ करेंगे। डेमोक्रेसी इस अंदाज से कराई जाएगी कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, बट ये है कि अपनी जो सीएसएस जर्नी में जो मेरी कोशिश होगी, मैं आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन भी बता देता हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि जो मैंने 4-5 सालों में चीज़ें जो है इकट्ठी की हैं, सारा कुछ किया है, वो आपको एक कम्पैक्ट वे में बताई जाए, ताकि ये ना हो कि आप उन चीज़ों के ऊपर घूमते रहे, आप उससे आगे जाएं। मैं ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, सारे टॉपिक्स क्लास में कवर होंगे, ये नहीं है कि बाद में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 क्लासें हुई हैं, चौथी पे जाने से पहले मुझे अगर ज़रूरत है उस टॉपिक की, तो हम एक पूरा लेक्चर उस टॉपिक पे रखेंगे, और वो भी प्योर मैथमेटिकल। मतलब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके आप फीडबैक भी देख सकती हैं रोड टू सीएसएस विद काशिफ ज़हूर इंस्टा और फेसबुक पे। प्योर जेन्युइन फीडबैक ऑफ आवर स्टूडेंट्स हर मंथ लगाते हैं। ठीक है, बगैर किसी उसके कि पता नहीं किसी ने क्या किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई नेगेटिव भी नहीं आया। हाँ, एक होता था कि सर आप क्लास की टाइमिंग का ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो भी मैंने अपने आप को ज़रा चेंज किया है कि लेट्स आस्क इट इन द फर्स्ट क्लास फ्रॉम द क्लास, कि वो किस टाइम करना चाह रहे हैं तो हम उस टाइम रख सकते हैं। अदर देन दैट इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई रीडिंग अपने सर से कुछ भी नहीं हम उतारेंगे। लाइक आई विल टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस। मैं कराऊंगा जी टॉपिक्स, ये जिशान नबी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इस किताब को पढ़ें, नोआ अरारी पढ़ें, बला बला बला, एब्सोल्युटली नॉट। 14 से 15 टॉपिक्स क्लास में होंगे, और जो कुछ आपने किताबों में जाके पढ़ना है वो आपको इधर ही बताया जाएगा। अगर वो अच्छे से ले लेते हैं, वो ना सिर्फ आपका इंग्लिश ऐसे, बल्कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो आप आराम से निकाल जाएंगे। कोई मसले वाला सीन नहीं है। आई एम टेकिंग दिस एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लाइक इट इज़ द 24th बैच, तो पहले बैच से ही मैं खुद ही करवा रहा हूँ। श्योर, ले सकते हैं दाऊद, एनी टाइम।